दोस्तों नमस्कार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज कर्नाटक चुनाव से पहले वाली हो सकती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज अडानी कांड से पहले वाली हो सकती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज ब्रिजभूषण शरण सिंह जब कटघरे में खड़े हैं तो क्या उससे पहले वाली हो सकती है? या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज जब किसानों को लेकर 3 काले बिल लेकर आए थे तो उससे पहले वाली किसानों के बीच दोबारा बन पाई? दरअसल राजनीति में समूचा खेल इमेज का है और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे ही जिक्र होगा वैसे ही जिस इमेज को इस देश में गढ़ा गया और उस पर ना जाने कितना खर्च किया गया, वो तमाम परिस्थितियों में एक के बाद एक भारत के भीतर की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उस इमेज का चोला उघाड़ कर रख दिया है। जो कुछ महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ बीते 1 महीने से हो रहा है वह भी दिल्ली के भीतर वो न्याय की गुहार लगा रही है। पॉस्को के तहत एफआईआर दर्ज है लेकिन कोई कार्रवाई बीजेपी के सांसद के खिलाफ उठा पाने की स्थिति में दिल्ली पुलिस नहीं है क्योंकि सत्ता का इशारा नहीं है। और महिलाओं को लेकर इस देश के भीतर में जो सवाल बीजेपी उठाती रही, चाहे वो बेटी बचाओ हो या फिर बेटी पढ़ाओ हो, लेकिन उस इमेज को जो धक्का हरियाणा की इन लड़कियों ने दिया वह इमेज दोबारा कैसे गढ़ी जाएगी? लेकिन इमेज तो गढ़ना है क्योंकि 2024 की दिशा में कदम बढ़ने ही हैं और देश के भीतर चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी की इमेज ना होगी तो फिर प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त कैसे ऐलान करेंगे कि मैं आपके साथ जब तक हूं आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक डबल इंजन है कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और खुद प्रधानमंत्री भाषणों में जब गारंटी लेने लगते हैं लोगों की, यह कहते हुए कि मैं गारंटी ले रहा हूं ना, और लोग भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वही भरोसा तो कर्नाटक में चकनाचूर हो गया। इस इमेज के बंटाधार के बाद जो हुंकार विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की इमेज को लेकर गढ़ी जा रही है, उस इमेज को क्या दोबारा भारत के भीतर में लौटाकर उसी चकाचौंध में लपेटा जा सकता है? यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि देश के भीतर की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियां मौजूदा मोदी सत्ता के साथ खड़ी हुई नहीं है। और सामाजिक न्याय की आवाज लगाती हुई लड़कियां जो हैं इस देश के भीतर में जब इस बात का जिक्र कर रही है कि कानून भी तभी काम करेगा जब सत्ता चाहेगी और सत्ता नहीं चाहेगी तो कानून काम नहीं करेगा, तो ऐसे में क्यों नहीं उस नए संसद भवन की घेराबंदी कर दी जाए जहां पर प्रधानमंत्री उद्घाटन करने पहुंचेंगे, जिस सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के तहत नई पार्लियामेंट बनकर तैयार है और 28 तारीख को, इसी महीने की 28 तारीख को प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना है। तो क्यों नहीं तमाम महिलाएं यहां पर जुट जाएं, खाप पंचायतें जुड़ जाएं, किसान जुट जाएं और तमाम जगहों से, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, उसको लेकर विरोध इस रूप में हो कि जो छवि बनाई गई वो छवि दरअसल इस देश के भीतर में वह नहीं है जो दिखाई गई थी, जो मीडिया के जरिए गढ़ी गई थी। तो क्या ये वाकई प्रधानमंत्री जिस स्थिति में जापान पहुंचे, हिरोशिमा में जब वह महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे और वहां जो शब्द उन्होंने कहे, उसके बाद जिन बातों का जिक्र पपुआ नी गुना में जो हुआ है, इसको बाद जो ऑस्ट्रेलिया में जिक्र हुआ है, और ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पपुआ नी गिनी में वहां के राष्ट्रपति ने जब चरण स्पर्श किया तो उसके बाद इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री की छवि और बड़ी हो गई। ऑस्ट्रेलिया के भीतर भी चरण वंदना को लेकर छवि को और गढ़ने का प्रयास किया गया। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ गले लगना हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक के साथ बातचीत का दौर हो, या फिर जेलेंस्की के साथ मुलाकात हो जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति और इस वक्त युद्ध में जूझ रहे हैं, ये सारे सवाल उस छवि को गढ़ने को लेकर हैं क्या? और खास तौर से तब जब प्रधानमंत्री इस बात को जानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर छवि अगर बनती चली जाएगी तो इस देश के भीतर गढ़ी हुई छवि को कोई मिटा नहीं पाएगा। और वजह भी यही है कि पहली बार भारत में किसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में सार्क देशों को आमंत्रित किया गया।
उन देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए। लेकिन हमें लगता है आज सिलसिला शुरू करें उससे पहले चंद तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें प्रधानमंत्री की उस छवि से जुड़ी है जो इस देश के भीतर कर्नाटक चुनाव के बाद तो प्रधानमंत्री को कोई देख नहीं पाया और यह समझ नहीं पाया कि प्रधानमंत्री ने जब पूरा कर्नाटक चुनाव अपने कांधे पर ले लिया था तो उसके बाद वह बीजेपी हेडक्वार्टर जाकर क्यों नहीं बोले कि दरअसल कहां गड़बड़ी हो गई। लेकिन विदेश में छवि गढ़ी जा रही है जिसका असर मीडिया के जरिए, जो खास तौर से मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके जरिए जिन तस्वीरों को बार बार दिखाया जा रहा है, क्या यह परिस्थिति देश के भीतर की परिस्थितियों को मिटा सकती है। मसलन G7 में शामिल होने गए तस्वीरों को अगर एक एक करके देखना चाहें तो देखिए, इन तस्वीरों को आप समझ पाएंगे। सुनक के साथ मुलाकात, और ये जो खास तौर से जो तस्वीर बड़ी फेमस हो गई वो पपुआ न्यू गिनी की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी और उनका चरण छूने का अंदाज। सुनक के साथ बातचीत का सिलसिला हो, ये वो तस्वीर है जो बड़ी प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद तमाम राष्ट्राध्यक्षों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। तस्वीर अलग अलग तरीके से आई। ये जेलेंस्की के साथ की तस्वीर है जिसमें पहली मुलाकात हुई और खास तौर से तब जब यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत से बार बार गुहार लगाता रहा या लगा रहा है कि दरअसल आप रूस को समझाइए, और भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संदेश दिया है युद्ध किसी चीज का समाधान होता नहीं है। लेकिन इस मुलाकात के बहुत मायने हैं, राष्ट्रीय तौर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी। लेकिन तस्वीरों का यह सिलसिला G7 समिट में हिरोशिमा में जो हुआ उसमें वहां की मौजूदगी, अलग अलग जगहों पर खास तौर से बाइडेन के साथ गले मिलने की यह तस्वीर। इस तस्वीर के आधार पर अगर देखना शुरू कीजिए अलग अलग परिस्थिति में तो किस तरीके से मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। और यह तस्वीर भी बड़ी फेमस हुई जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति और बाइडेन के आपस में बातचीत और प्रधानमंत्री का सोचना कि मेरी भी बातचीत होगी, लेकिन यहां बातचीत नहीं हुई। यह भी यहां पर सोशल मीडिया में खूब यह तस्वीर चली। तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी अलग अलग तस्वीरों के जरिए कोई नई तस्वीर अगर गढ़ रही है और विदेश का महत्व क्या होता है, तो यहां पर एक क्षण के लिए समझिए कि अभी मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के भीतर आरएसएस की सबसे मजबूत शाखा वहां पर मौजूद है। वहां आरएसएस नहीं कहा जाता है, वहां पर हिंदू स्वयंसेवक संघ कहा जाता है। और 2014 में जब ऑस्ट्रेलिया गए थे नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री, तो वहां पर सिडनी में वही कार्यक्रम किया गया था जो इस बार फिर से किया जा रहा है, जिसमें तमाम जगहों से ऑस्ट्रेलिया से के भीतर से तो तमाम भारतीय आते हैं, वो तमाम हिंदू स्वयंसेवक संघ के जरिए जुड़े हुए लोग आते हैं। वो चाहे मेलबोर्न में रहते हो, चाहे ब्रिस्बेन में रहते हो, चाहे पर्थ में रहते हो, चाहे सिडनी में ही क्यों ना हो, और एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में यह कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन उसका संदेश भारत के भीतर आता है कि देखिए प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का आलम क्या है। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के भीतर जब आप झांकेंगे, 2014 में जब प्रधानमंत्री गए थे ऑस्ट्रेलिया, उसके 2 महीने पहले या 1 महीने पहले कहिए, हमें भी जाने का मौका मिला था और वहां की उस तैयारी को देखने का मौका मिला था जहां पर प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ संबोधन करना था। उस समय टिकट की कीमत 10,000 रुपए थी जो लिए जा रहे थे लोगों से जो उसमें शामिल होते थे। और यह बरस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तुरंत बनने के बाद 2014 का ही था जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान की थी और वह भी तुरंत चले गए थे भूटान। अगर उस दौर को याद कीजिए तो 15-16 जून को भूटान गए थे। लेकिन एक चीज और होनी चाहिए, जब हम जिक्र आपसे कर रहे हैं कि बड़ा खर्च होता है, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पे यकीनी तौर पे बहुत खर्च हुआ है और ये दुनिया के तमाम यात्राओं को करने वाले भारत के प्रधानमंत्रियों की कतार में अव्वल नंबर पर है, यानी सबसे ज्यादा देशों की यात्रा की है। ये तो संयोग है, बीच में कोविड काल था 2020 में जब प्रधानमंत्री नहीं गए विदेश यात्रा पे, अन्यथा हर बरस गए हैं। हम उसके आंकड़े भी आपको बतलाएं। लेकिन जब हम भूटान यात्रा का जिक्र कर रहे थे, उस पहली यात्रा में उस वक्त तक नियम था कि जो भी प्रधानमंत्री बाहर जाएगा, जो खर्च होता है उसका खर्चा प्रधानमंत्री की यात्रा के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय की ऑफिशियल साइट पर डालना पड़ता है। उसमें खर्चा हुआ था 2,45,47,465। और फिर उसके बाद तो खर्च इतना ज्यादा होते चला गया कि भूल जाइए कितने करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन बरस दर बरस यात्राओं का सिलसिला अपने तौर पर जारी हुआ। जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं 2014 में 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच
3 देशों की प्रधानमंत्री की यात्रा थी, जिसमें वह ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। उस यात्रा में वो म्यांमार भी गए थे और फिजी भी गए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के भीतर ब्रिस्बेन, चूंकि G20 की बैठक थी, उस सिलसिले को लेकर उस वक्त गए थे जो ब्रिस्बेन में हो रहा था। सिडनी में, मेलबोर्न में, कैनबरा में, तमाम जगहों पर वो गए थे। अब यहां पर लौटिए, जो इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है वो वहां के हिंदू स्वयंसेवक संघ करता है, जो वहां पर एक ऐसा संगठन है जिसको लेकर माना जाता है कि दरअसल ये सेवा और समर्पित भाव से काम करता है, इसलिए वहां पर यह प्रतिबंधित नहीं है। इसकी लगभग 50 शाखाएं हैं जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है और 8 शहरों में इसका अच्छी खासी मौजूदगी है। और जो ये शाखाएं लगाते हैं ना, लगभग पिछले साल की उनकी रिपोर्ट बतलाती है कि 49 शाखाएं लगी और हर शाखा में जो मौजूदगी लोगों की थी वह तकरीबन 1230 लोगों की मौजूदगी थी। यानी 59 शाखाओं में जब आप जिक्र कर रहे हैं, 49 शाखाओं में अगर 1230 लोगों का जिक्र है, तो फिर अब जो सिडनी में कार्यक्रम होने वाला है उसमें 20,000 से ज्यादा उस हैरिस पार्क के भीतर जो लोगों की, वो इलाका पूरा हालांकि जाना जाता है, यहां पर बड़ी मौजूदगी भारतीयों की है जो सिडनी का हैरिस पार्क है। लेकिन बहरहाल कमोवेश हर बरस 5 उत्सव यहां पर हिंदू स्वयंसेवक संघ वाले जरूर मनाते हैं, जिससे लोग आपस में जुड़े रहे। और 2014 के बाद अब प्रधानमंत्री वहां पर सिडनी पहुंचकर उस सभा को संबोधित करेंगे, जो कि भारतीय जो यहां से वहां गए हैं, तो क्या उससे कोई नई छवि निकल कर आएगी। और ध्यान दीजिए, तो जब वो हिरोशिमा पहुंचे तो वहां पर भी जब उन्होंने महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया और जो शब्द कहे, वो यकीनी तौर पर भारत के भीतर ही नहीं, दुनिया भर में जो महात्मा गांधी की मान्यता है उससे उनको करीब ले जाते हैं। लेकिन एक झटके में वो जब आप पलटेंगे, तो जैसे ही प्रधानमंत्री लौटेंगे, पहला बड़ा कार्यक्रम इस देश के भीतर में संसद का उद्घाटन करना है, जो सेंट्रल विस्टा के तहत बना। और जिस दिन 28 तारीख को जब ये उद्घाटन होना है, उस दिन सावरकर की भी जयंती है। सावरकर हिंदू सभा से आते थे, गोडसे हिंदू सभा से जुड़े हुए थे, और यह पूरा भारत के इतिहास में दर्ज है। सवाल यह है कि दरअसल 2 किश्ती पर चलते हुए, अपनी छवि को गढ़ते हुए, भारत की राजनीति में अपनी चकाचौंध को बताकर चुनाव जीतने की दिशा में बढ़ने का यह कार्यक्रम है क्या? और क्या वाकई भारत के भीतर की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों ने जो सवाल खड़े किए कि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी का सांसद ना होता तो जेल में होता, एक सामान्य व्यक्ति होता तो जेल में होता, क्योंकि पॉस्को के तहत एफआईआर दर्ज है और इससे पहले की अगर फहरिस्त देखिए उनके खिलाफ जितने मामले हैं, तो उन्हें जेल में होना चाहिए था। इसीलिए इस सवाल पे बहुत बहस की गुंजाइश बनती नहीं है कि आखिर क्यों लड़कियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जो खाप लगातार ऐलान कर रही है, जो पंचायत ऐलान कर रही है, ये सारे सवाल बड़े छोटे हो जाते हैं कि एक अपराधी को लेकर अगर इस देश की कानून व्यवस्था इस रूप में चले कि वो सत्ता के करीब है, सत्ता से जुड़ा हुआ है, और एक सर्कस की तरह पूरे कानून को तब्दील कर दिया जाए, और वो कहे मैं नार्को टेस्ट कराऊंगा, और सामने जो बैठी हुई महिला जो कुश्ती पहलवान वाली हैं वह भी नार्को टेस्ट कराएं, उन्होंने भी कह दिया हम भी कराएंगे, बजरंग पुनिया ने कह दिया हम भी कराएंगे। ये मैसेज क्या है? इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता की ताकत क्या है, ये उसका मैसेज है। जब इन सवालों पे गौर कर रहे हैं तो हमें लगता है कि छवि गढ़ने पर दोबारा लौटिए। प्रधानमंत्री ने विदेशों में अपनी छवि बाखूबी बहुत गढ़ी है, और वो जानते थे कि भारतीय विदेशी यात्रा पर जब प्रधानमंत्री होते हैं तो और उनका जब टेलीकास्ट हो रहा है टेक्नोलॉजी इस दौर में, तो माशाअल्लाह बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, पल पल की रिपोर्टिंग के साथ तमाम न्यूज़ चैनलों की मौजूदगी होना, वो अपनी बातों को कमेंट्री के जरिए इस देश में बताते हैं, और फिर जो तमाम चीज़ें रखते हैं, कैमरा जहां जहां जाता है वही हकीकत होती है, और कैमरा कहां कहां जाएगा ये दरअसल वो चैनल तय कर रहा होता है। उसके पीछे की स्टोरी ला पाने की स्थिति में अक्सर मीडिया नहीं जाता है, और यूं भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो कैसे जाएगा। हमें लगता है एक क्षण के लिए जरा प्रधानमंत्री की यात्रा पर आप निकल चलिए, क्योंकि मौजूदा वक्त का एक सच यह भी है कि प्रधानमंत्री की यात्रा पर कितना खर्च होता है, इसको 2020 यानी कोविड काल के बाद से प्रधानमंत्री की ऑफिशियल साइट पे डालना बंद कर दिया गया। बड़ा खर्च होता था। मसलन वो जो आखिरी यात्रा थी प्रधानमंत्री की, खासतौर से वो ब्राजील
का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि 13 से 15 नवंबर 2019 कोविड से ठीक पहले उस पर 20 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 20 करोड़ 1,61,000 रुपया ये सरकार ने बकायदा दर्ज किया, इसके बाद उन्होंने दर्ज नहीं किया। और उससे ठीक पहले सितंबर के महीने में अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री, उस पर 23 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च हुए थे, यह भी जिक्र किया गया। उसके बाद 2020 में तो कोविड काल था, कहीं यात्रा नहीं की। 2021 में 3 यात्राएं की, 2022 में 7 यात्राएं की। लेकिन इससे पहले जब आप चले जाइएगा, जैसे 2019 का चुनाव जीतने के बाद मई में रिजल्ट आया और जून से यात्रा जो शुरू हुई दिसंबर तक के बीच में उन्होंने 10 यात्राएं कर ली विदेश की, और 2018 में 14 यात्राएं कर ली विदेश की। और इसी तरीके से अलग अलग सिलसिला है। 2014 में 7 यात्राएं की, 2015 में 12 यात्राएं की, यानी यात्राओं का सिलसिला है। अमेरिका सबसे ज़्यादा बार 7-8 बार जा चुके हैं, एक बार और इस जाने वाले हैं जो बैठक होने वाली है G20 को लेकर। ये सारे सवाल है कि दरअसल अपनी छवि को गढ़ने के लिए यहाँ एक सवाल और आप कर सकते हैं, या कोई भी करेगा, कि जब बैठकें होती हैं, चाहे वह सार्क की पहले बैठक होती थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की बैठक होती थी, इसी अंदाज में G7 G20 इनका एक राजनयिक महत्व होता है, किसी भी देश के लिए उसका महत्व होता है, ये सही बात है। लेकिन यहां पर इन बातों का जिक्र करते करते एक क्षण आपके जहन में आएगा, तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों? ऑस्ट्रेलिया में तो क्वाड की बैठक होने वाली थी, और अमेरिका के भीतर जो वहां पर सरकार पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जो बोझ पड़ गया है, ऋण चुका पाने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और मुश्किल हालात हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में समझौता हो रहा है कि ऋण की मियाद 2025 तक बढ़ा दीजिए, अन्यथा फंस जाइएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्वाड की बैठक कैंसिल कर दी। लेकिन प्रधानमंत्री का तय था वहां पर जाना है, और उनकी इस यात्रा के मद्देनजर ही यह तय था कि दरअसल वहां पर इस तरह के सिडनी में लोगों के साथ संवाद होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री 6-7 दिनों तक देश के बाहर रहे। ऐसा सिर्फ 2 या 3 वक्त ही आया इससे पहले। एक तो जब वो अमेरिका गए थे 21 सितंबर से 28 सितंबर 2019 में, वो सबसे लंबा वक्त था। उसके अलावे वह 2015 में एक यात्रा उन्होंने की थी, जिसमें वो 6 जुलाई से 14 जुलाई तक यानी 8 दिन बाहर रहे थे। इसके अलावे कोई यात्रा ऐसी नहीं है जो इतने लंबे वक्त तक वो बाहर रह चले गए हों, और खास तौर से तब जब देश के भीतर चुनाव में हार मिली हो, और वह चुनाव जो उनके चेहरे के आश्रय ही लड़ा जा रहा हो। तो क्या यह माना जाए कि प्रधानमंत्री उस छवि को अब देश के भीतर इसलिए नहीं गढ़ पाएंगे जो पहले से छवि गढ़ी हुई थी, क्योंकि उसमें कॉरपोरेट को लेकर उन पर दाग लगा है, जिसकी मांग विपक्ष लगातार जेपीसी के जरिए कर रहा है। और अब फिर जुलाई में पार्लियामेंट फिर से शुरू होगी, तो फिर से यह मांग शुरू हो जाएगी, और फिर से शोर मचेगा, और फिर से अडानी कांड की गूंज होगी। क्योंकि जो नारे लग रहे थे प्रधानमंत्री के भाषण के वक्त, जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे, तो याद कीजिए 45 मिनट तक पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री बोलते रहे, और नारे दूसरे तरफ से विपक्ष लगाता रहा कि अडानी मोदी भाई भाई, ये नारे चलते रहे। कितना खाया क्या, सारे नारे सब तरह के पार्लियामेंट के भीतर लगते रहे। वही पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का प्रतीक है, और वही पार्लियामेंट जो अब एक दूसरी बिल्डिंग के तौर पर तैयार है, और वही पार्लियामेंट जिसके लिए दिन 15 अगस्त या 26 जनवरी नहीं चुना गया, या संविधान जिस दिन लागू हो गया उसको भी नहीं चुना गया सावरकर की जयंती वाले दिन को। सवाल सिर्फ इतना है कि जिस छवि को गढ़ना है भारत के भीतर में, अलग अलग तबकों के साथ कौन सा बड़ा वोट बैंक साथ में आकर खड़ा होगा, इस दिशा में इस छवि को गढ़ने की स्थिति में सरकार, सत्ता और खुद प्रधानमंत्री आकर खड़े हो रहे हैं। इसीलिए जब 9 बरस पूरे होंगे 26 तारीख को, उसके बाद से इस देश में 1 महीने तक का जो कार्यक्रम प्रचार प्रसार के जरिए सत्ता को लेकर चलना है, वह भी एक छवि नई गढ़ने का प्रयास है। क्योंकि बाकी किसी की आप छवि क्या गढ़ेंगे? नितिन गडकरी की, राजनाथ सिंह की, शिवशंकर की, निर्मला सीतारमण की, कोई नाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स का लेते चले जाइए, आप कहेंगे इनकी छवि कौन गढ़ेगा, क्यों गढ़ेगा? छवि तो गढ़ी जा सकती है एक ही शख्स की, जिसके आधार पे चुनाव जीता जा सके। और कर्नाटक ने झटका दे दिया है, तो उसके बाद वह छवि एक झटके में भरभरा कर गिरी है, तो दोबारा से उस छवि को कैसे गढ़ा जाए? इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का लाभ उठाया जाता है, और उसी यात्रा के मद्देनजर एक यात्रा अमेरिका की भी होनी है, जो मई के महीने में होनी है। यहां पर एक बात और जहन में जरूर रखिए कि प्रधानमंत्री की यात्रा
और उसके साथ देश के लोगों का अपना जुड़ाव और उस जुड़ाव की भूमिका में देश का मीडिया, यानी यह सवाल उस यात्रा से ठीक पहले मीडिया के भीतर से रिपोर्ट गायब होगी कि अगर अमेरिका मंदी का शिकार हो जाता है, जो वो कर्ज में डूबा, जिसने ऋण लिया है, लोन लिया है, नहीं लौटा पाने की स्थिति में, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा और भारत पर कितना पड़ेगा यह रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, क्योंकि छवि गढ़नी है, क्योंकि इस दौर में आपको अपने तौर पर इमेज बिल्डअप करना है। इस इमेज बिल्डअप के भीतर का सच जब आप देखना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपके जहन में एक सवाल जो सबसे बड़ा निकल कर आए कि क्या वाकई इस दौर में प्रधानमंत्री जो हर मुद्दे को लेकर असफल साबित देश के भीतर हो रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगार ना दे पाने की स्थिति हो, चाहे पब्लिक सेक्टर के भीतर का रोजगार कम होना हो, चाहे इस देश के भीतर में जो डिसइन्वेस्टमेंट था वो निजीकरण में तब्दील करने की स्थिति में सरकार आ गई और मोनेटाइजेशन के साथ बढ़ गई, चाहे इस दौर में भारत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बैंक भारत के सबसे टॉप मोस्ट कॉरपोरेट में पैसा डालने से इनकार करने लगे और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की जो रैंकिंग थी कमोवेश हर क्षेत्र में अगर कम होती चली गई, तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर छवि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हम चुनाव जीत सकते हैं यह बताने की है, और भारत के भीतर की छवि दुनिया के भीतर जाकर यह बताने की है कि देखिए दुनिया के भीतर तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ हम जब बैठते हैं तो वो भारत की ताकत है कि कैसे उनके साथ किस डील को करना है, किस डील के जरिए आगे बढ़ना है। यानी विदेश और देश दोनों के बीच संतुलन अगर देश की राजनीति को साधने के लिए ही किया जाए तो फिर ऐसे में सवाल विदेश नीति को लेकर उठेंगे, ऐसे में सवाल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर उठेंगे और शायद ऐसे में सवाल भारत के भीतर सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था को लेकर भी उठेंगे। यही वो छवि है जो मौजूदा वक्त में भारत के भीतर धराशायी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री से हटकर कोई चेहरा बीजेपी में या बीजेपी शासित राज्यों में आपको नजर नहीं आएगा जहां प्रधानमंत्री की इच्छा के विरोध में चीजें चल रही हो, सिर्फ उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ को छोड़कर। आखिरी बात, जितना खर्च इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री के प्रचार प्रसार पर किया जाता है और इस बात का जिक्र होता है कि हर मिनट कितने करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, उसी अंदाज में अगर एक बार फिर से देखना शुरू कीजिएगा तो प्रधानमंत्री की यात्रा का दौर अब शुरू हो गया है और यह थमेगा नहीं इस बरस के अंत तक, क्योंकि वह बाहर की छवि भारत के लोगों को प्रभावित करती है, यह सरकार की अपनी अंदरूनी रिपोर्ट बार बार बतलाती है। और इस यात्रा ने भी क्या कुछ प्रधानमंत्री ने पाया है बीजेपी के भीतर, और बड़ी खुशी है इस बात को लेकर कि देखिए प्रधानमंत्री जो कर्नाटक की हार के बाद सामने नहीं आ रहे थे, वो दुनिया के सामने जब सामने आए तो फिर भारत के भीतर सामने आने की क्या जरूरत है। यही तो वो छवि है जिसको गढ़ा जा रहा है। तो क्या ये माना जाए, इस छवि को लेकर भी पहली बार सवाल भारत के समाज के भीतर शुरू हो चला है या शुरू होगा, क्योंकि अलग अलग टेक्नोलॉजी के जरिए संवाद बनाने की प्रक्रिया में बड़ी तेजी आ गई है। एक क्षण विदेश में कुछ घटित हुआ नहीं कि यहां पर चीजें एक झटके में आकर परोस दी जाएंगी। और ये शायद वही वो माध्यम है जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया या दूसरे तमाम दुनिया भर के माध्यम अलग अलग आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अभी भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसके लिए शब्द गोदी मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, उसके जरिए ही आप प्रधानमंत्री की इमेज को बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन जब लौटेंगे तो सवाल जंतर मंतर से उठेगा, सवाल कर्नाटक के बाद उन राज्यों के भीतर गूंजेगा जहां पर चुनाव होने हैं। यह आवाज एक अपराधी सांसद को लेकर उठेगी, यह आवाज कॉरपोरेट को लेकर उठेगी, यह आवाज हिंदुस्तान की इकोनॉमी को धराशायी करने के बाद भी इस देश की पूंजी को कैसे विदेशी यात्राओं में खर्च किया जाता है। हो सकता है विपक्ष जागृत हो जाए तो यह आवाज भी उठा दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।